अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के ऑस्पिस्टेशन को देख लेते हैं, थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 5। तो प्रैक्टिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास डायग्राम, फ्लो चार्ट शोइंग द सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स, क्लिनिकल यूजेस ऑफ थायराइड हार्मोन, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में कौन कौन सी जो हैं वो ड्रग्स यूज़ होती हैं, और साइंस एंड सिम्टम्स भी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन के उन्होंने कहा है। लेकिन हम एंटी थायराइड ड्रग्स भी देख लेंगे और हाइपरथायराइडिज्म को भी देख लेंगे, क्योंकि वो भी आ सकता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे पास टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, आयोडीन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड हार्मोन। अब आयोडीन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में कौन से आते हैं? थायरोक्सिन, ट्राइआइडोथायरोनिन, T4 एंड T3। पेप्टाइड में हमारे पास कैल्सिटोनिन आ जाता है। तो थायरोक्सिन और ट्राइआइडोथायरोनिन जो है वो हमारे पास ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म वगैरह में जो है वो हेल्प आउट करते हैं और फंक्शन प्ले करते हैं। कैल्सिटोनिन हमारे पास कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है। अब हमारे पास जो ड्रग्स हैं, दो किस्म की थायराइड डिजीजेज आती हैं, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें लिवोथायरोक्सिन T4 ये सिंथेटिक फॉर्म्स हैं, एंड लियोथायरोनिन T3 ये यूज़ की जाती है। और हाइपरथायराइडिज्म में हमारे पास एंटी थायराइड ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, थायोमाइड्स, आयोडाइड, बीटा ब्लॉकर्स, रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो इनको हम यूज़ करते होते हैं। तो अब हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। अब हम सिंथेसिस को देख लेते हैं। तो सिंथेसिस में क्या आएगा कि थायराइड ग्लैंड में हमारे पास दो किस्म के सेल होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स। जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो थायरोक्सिन और ट्राइआइडोथायरोनिन T4 T3 वगैरह को देखते हैं, उसको बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं। जो हमारे पास पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं वो हमारे पास कैल्सिटोनिन को देखते हैं, मतलब कि उसको ही बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हम फॉलिकुलर सेल्स को डिस्कस करेंगे, उसमें सिंथेसिस हमने करवानी है T4 T3 की। तो सबसे पहला स्टेप है सिंथेसिस इन थायराइड फॉलिकुलर सेल्स। किस तरह स्टार्ट होती है? आयोडाइड अपटेक से, मतलब कि आयोडाइड ट्रैपिंग होती है वाया सिम्पोर्टर। कौन से होंगे? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है वो जो हमने आयोडाइड ली, ऑक्सीडेशन हुई उसकी और उसको हमने एलिमेंटल आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया थ्रू विच एंजाइम? थायराइड पेरोक्सीडेज, TPO को इससे हम कहते होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आयोडीन ऑर्गेनिफिकेशन करवाते हैं हम। उस एलिमेंटल आयोडीन के अंदर हम टायरोसिन ऐड कर देते हैं, और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? थायरोग्लोब्यूलिन के अंदर, और वो क्या बना देता है? MIT एंड DIT। फिर कपलिंग होती है, DIT मिल जाए तो T4 बनता है, और मतलब कि थायरोक्सिन। अगर DIT और MIT मिल जाए तो वो T3 बना देते हैं, ट्राइआइडोथायरोनिन। फिर इनकी स्टोरेज होती है कोलॉइड में। फिर जो हमारे पास स्टिमुलस आता है TSH, उसके अकॉर्डिंग प्रोटियोलाइसिस होती है और रिलीज हो जाता है फिर इनका। और पेरीफ्रीज में जाके पेरिफेरल कन्वर्जन क्या है कि T4 T3 में कन्वर्ट होती है बाय डीआयोडीनेस, मतलब कि लिवर या किडनी। और फिर वो T3 जो है आगे थायराइड हार्मोन रिसेप्टर के साथ जुड़ के अपना जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। फिर सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स होती है और फर्दर अपने फंक्शन परफॉर्म होते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जिसके होते हैं, और उसके थ्रू ये फंक्शन करता है। सिंथेसिस में हमारे पास क्या है कि थायराइड हमने देखा कि टू आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स को देखता है, T4 एंड T3। अब आयोडीन जो है वो नेसेसरी है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, और ये आयोडीन कहाँ से आएगी? फूड और आयोडाइड सप्लीमेंट से। अब ये जो आयोडाइड आयन है इसको हमने एक्टिवली टेक किया, मतलब कि हमारे फॉलिकुलर सेल्स ने, और उसकी जो हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म थी थायराइड ग्लैंड में उसको कन्वर्ट किया हमने एलिमेंटल आयोडीन में थ्रू विच एंजाइम? थायराइड पेरोक्सीडेज। फिर हमारे पास जो है प्रोटीन थायरोग्लोब्यूलिन, वो थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में प्ले रोल करती है अपना। जो टायरोसिन रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं थायरोग्लोब्यूलिन में, वो आयोडीन के साथ मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? MIT और DIT, मोनो आइडोटायरोसिन एंड डाई आइडोटायरोसिन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आयोडीन ऑर्गेनिफिकेशन। अब विद इन थायरोग्लोब्यूलिन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ DIT कंबाइन टू फॉर्म T4, मतलब कि थायरोक्सिन। और एक एक मॉलिक्यूल अगर दोनों मिल जाए DIT और MIT का, तो वो क्या बना देंगे? T3 ट्राइआइडोथायरोनिन। तो ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी यही है कि यही स्टेप्स आपने लाइन वाइज लिखने होते हैं। फिर आगे उनकी स्टोरेज हुई, प्रोटियोलाइसिस हुआ, रिलीज हो गए, और पेरिफेरल कन्वर्जन जब उन्होंने आगे फंक्शन परफॉर्म करना है तो T4 T3 में कन्वर्ट होगा पहले। और T3 जो है वो 10 टाइम्स मोर पोटेंट फॉर्म है, और वो अपना
फंक्शन तेज़ी से परफॉर्म करेगी थ्रू बाइंडिंग विद थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, फिर जीन ट्रांसक्रिप्शन होती है और सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स वगैरह। ठीक है, ये हमारे पास गाइटन की ही फिगर है। ये हमारे पास सोडियम आयोडाइड सिंपोटर आ गया, यहाँ से आयोडाइड ट्रैप हुआ अंदर की तरफ। फिर आयोडाइड जो है आगे हमने क्या पढ़ा था कि वो कन्वर्ट होगा अपनी एलिमेंटल फॉर्म में I2 थ्रू विच एंजाइम, थायराइड पेरोक्सीडेज। फिर आगे थायरोग्लोब्यूलिन के साथ उसने मिलके उसकी आयोडीनेशन हुई, मतलब कि हमने आयोडीन ऑर्गेनिफिकेशन करवाई, फिर उसकी कपलिंग वगैरह हुई हमारे पास। MIT DIT जो है वो आपस में मिले, MIT DIT मिल के T3 बना रहे थे और DIT DIT मिल के T4 बना रहे थे। फिर पिनोसाइटोसिस के थ्रू वो अंदर गया, फिर उसका स्टोरेज हुआ कोलॉइड के अंदर। कोलॉइड के बाद वो फिर किधर गया, उसकी अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस हमारे पास प्रोटियोलाइसिस हुई, फिर उसका रिलीज हो गया। ठीक है, तो आगे वो T4 फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा T3 में और आगे वो अपना परफॉर्म करेगा फंक्शन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वोल्फ चाइकोफ इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड के अपने अंदर इंस्टेड के बाहर से भी आ रहा है सारा कुछ, मतलब कि TSH और TRH उसको भी कंट्रोल किया जाता है नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, लेकिन थायराइड ग्लैंड के अपने अंदर भी जो है वो एक खासियत है, सलाहियत है कि जब एक्सेस आयोडाइड होती है तो वो इनहिबिट कर देता है ऑर्गेनिफिकेशन के स्टेप को। तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में तो थायराइड ग्लैंड जो है वो इस इनहिबिटरी इफेक्ट से निकल आता है बाहर थोड़ी देर के लिए। जब आयोडाइड ज़्यादा होगी तो इनहिबिट कर दिया थायराइड ग्लैंड ने खुद अपनी मदद आपके तहत। लेकिन जब कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ वगैरह हो, हाशिमोटो थायराइडाइटिस या ग्रेव्स डिजीज़, तो ये सप्रेसिव इफेक्ट जो हैं वो काम ख़राब करते हैं। अब ये हमारे पास बुक की लाइंस हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है अपने अपटेक ऑफ आयोडाइड को रेगुलेट करता है। ठीक है, और थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इंट्रा थायराइडल मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो, जो कि इंडिपेंडेंट है TSH से, अपने आप को कंट्रोल करता है, सारा कुछ रेगुलेट करता है। लेकिन जब लार्ज डोजेज हो जाते हैं आयोडीन के तो वो आयोडीन ऑर्गेनिफिकेशन को इनहिबिट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं वोल्फ चाइकोफ ब्लॉक। अब कुछ कंडीशंस हैं हाशिमोटो थायराइडाइटिस, उसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है बनना और उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। अब हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो वोल्फ चाइकोफ ब्लॉक है वो नहीं होता और इसकी वजह से जो है वो आयोडाइड ट्रैप ज़्यादा, आयोडीन लेवल ज़्यादा, थायराइड हार्मोन बनता रहता है, ऑर्गेनिफिकेशन हो जाती है, कपलिंग हो जाती है, थायराइड हार्मोन्स बनते रहते हैं। और कोई ब्लॉक ना होने की वजह से, क्योंकि इंट्रा थायराइडल मैकेनिज्म वर्क नहीं कर रहे होते, तो जिसकी वजह से हार्मोन की एक्सेस हो जाती है और उस कंडीशन को हम हाइपर थायराइडिज्म लेबल कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इन मल्टी नोड्यूलर गॉइटर। ओके, तो ये हमारे पास गाइडन की पिक्चर है, रेगुलेशन बताई गई है इसमें कि नेगेटिव फीडबैक के थ्रू रेगुलेट होता है। लेकिन हम यहाँ से देखेंगे जो कि फार्माकोलॉजी की बुक में है। तो अब कोल्ड इंटॉलरेंस, एक्यूट साइकोसिस, सर्केडियन एंड पल्सटाइल रिदम्स, ये क्या करते हैं कि हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करते हैं कि भाई TRH निकालो, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, और वो आगे एंटीए पिट्यूटरी के पास जाता है, एंटीए पिट्यूटरी आगे TSH निकालता है, TSH जो है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि T3 T4 के रिलीज को ज़्यादा करो। ठीक है, तो जो स्ट्रेस है वो इसको इनहिबिट कर रही होती है। ये अकेला यहाँ पे माइनस का निशान भी शो हो रहा है। तो हाइपोथैलेमस से आगे TRH निकला, सोमेटोस्टेटिन और डोपामिन जो है वो भी इसको इनहिबिट कर रहे होते हैं इस लेवल पे। ठीक है, कि एंटीए पिट्यूटरी TSH ना निकाले। तो एंटीए पिट्यूटरी TSH जो है वो TRH की मौजूदगी, मतलब कि उसके स्टिमुलस से निकाल रहा है। तो TSH जो है वो आगे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा है कि वो आगे T3 T4 निकाले, और जब T3 T4 लेवल ज़्यादा हो जाएंगे तो वो दोबारा से नेगेटिव इनहिबिशन करेगा एंटीए पिट्यूटरी के पास भी और हाइपोथैलेमस के पास भी, कि अब स्टिमुलस कम कर दो क्योंकि अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है, हम ज़्यादा नहीं निकलना चाहते। तो इस तरह ये रेगुलेशन होती है। और ये हमारे पास सेम एज इट इज़ गाइटन की भी वही थी कि डिक्रीज टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर की वजह से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला और आगे वो सारा प्रोसेस वही है। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। जो T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट होता है, पहले टारगेट सेल में जाकर डी आयोडीनेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर रहा है, फिर T3 जो है वो आगे बाइंड करता है। अब थायराइड हार्मोन एक्टिवेट न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो पहले, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स जो हैं वो DNA जेनेटिक स्ट्रैंड्स के साथ अटैच हुआ होता है। और जो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर है, इट
यूजुअली फॉर्म्स अ हेटेरोडाइमर विद रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर, ठीक है। तो आफ्टर बाइंडिंग विद थायराइड हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन जुड़ गया, T3 जुड़ गया यहाँ पे, ये आगे क्या करेगा, इनिशिएट कर देगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। तो थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट जब बन गया, आगे जीन ट्रांसक्रिप्शन हुई, उसने मैसेंजर आरएनए बनाया, मैसेंजर आरएनए ने आगे सिंथेसिस करवाई न्यू प्रोटीन्स की, और वो न्यू प्रोटीन्स जो हैं वो आगे अपना काम परफॉर्म करेंगी डिफरेंट, जो आगे सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो कि फार्माकोलॉजी में इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आने चाहिए, ठीक है। ग्रोथ, सीएनएस डेवलपमेंट, मेनी अदर सिस्टम्स, कार्डियोवैस्कुलर में इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज टिश्यू ब्लड फ्लो, इंक्रीज हार्ट रेट, और मेटाबॉलिज्म में इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रिया, आगे इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, इंक्रीज ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लिपोलाइसिस और बीएमआर। अब हम फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। जब एक बंदे को हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ, उसको हमने यही थायराइड ड्रग्स दी एक्सोजनस सोर्स से, थ्रू आईवी या टैबलेट्स वगैरह, जिस तरह भी हमने दी उसे, ठीक है। अब हमारे पास जो इफेक्ट आते हैं, मत फॉर एग्जांपल हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को हमने सिंथेटिक T4 दे दिया, लिवोथायरॉक्सिन, वो आगे T3 में कन्वर्ट होके ही अपना सारा काम करता है, और सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है सारा कुछ, के इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पे जाना और ये काम सारा कुछ करना। पहले हमने थायराइड हार्मोन सिंथेसिस देखी बॉडी के अंदर, फिर हमने उसका देखा रेगुलेशन वगैरह कि किस तरह रेगुलेट होता है, फिर हमने आगे देखा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह होता है। अगर हम सिंथेटिक सोर्स से भी दे रहे हैं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है, सेम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के थ्रू जीन ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करके फिर ही वो आगे काम करता है अपने सारे। एडवर्स इफेक्ट्स अगर आ जाएं फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या आएगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म में जाएगा, और जब हम हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में एंटी थायराइड ड्रग्स दे रहे होंगे तो उनके एडवर्स इफेक्ट्स में हाइपोथायरॉयडिज्म वाले सिम्टम्स आएंगे। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हमने थायराइड हार्मोन, सिंथेटिक थायराइड हार्मोन्स दिए, तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स में हाइपरथायरॉयडिज्म वाले सिम्टम्स आए, पाल्पिटेशंस, टैकीकार्डिया, अरिथमिया, क्योंकि थायराइड हार्मोन यही सब कुछ करवा रहा है। इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज टिश्यू ब्लड फ्लो, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, हीट इंटॉलरेंस, स्वेटिंग, ट्रेमर्स, नर्वसनेस, इंसोम्निया, वेट लॉस, लॉन्ग टर्म अगर ले जाएं तो ऑस्टियोप्रोसिस, मसल वेस्टिंग। तो ओल्डर पेशेंट्स जो हैं जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं या लॉन्ग स्टैंडिंग मेक्सिडीमा है, जो कि हाईली सेंसिटिव हैं स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स ऑफ T4 से ऑन द हार्ट, तो इस तरह के पेशेंट्स को हम इनिशियल डोजेस T4 की लो करके देते हैं, फिर हम स्क्रीनिंग वगैरह करके फिर उनकी डोज को सेटअप करके फिर देते होते हैं उनको, ठीक है। तो क्लिनिकल यूजेस क्या है थायराइड हार्मोन्स के थायराइड हार्मोन थेरेपी हम T4 T3 देते होते हैं। सिंथेटिक लेवोथायरॉक्सिन T4 इज़ यूजुअली द फॉर्म ऑफ चॉइस, और लेवोथायरॉक्सिन T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट हो जाती है पेरिफेरी में, और T3 लियोथायरोनिन फास्टर एक्टिंग है, इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है और मोर एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा हम कौन सी यूज़ करते हैं, लिवोथायरॉक्सिन T4। T3 को लियोथायरोनिन हम जो है वो फास्टर एक्टिंग है, तो एमरजेंसी सिनेरियोज में देते हैं, ठीक है, एमरजेंसी केस में, मैक्सिडिमा कोमा वाले केस में। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म में सारे वही हाइपोथायरॉयडिज्म वाले ही आएंगे, लेथार्जी, फटीग, स्लो स्पीच, कोल्ड इंटॉलरेंस। हाइपरथायरॉयडिज्म में हीट इंटॉलरेंस होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस होता है। यहाँ पे हमारे पास वेट गेन होगा, इंस्टेड के भूख नहीं लग रही लेकिन फिर भी वेट गेन होगा। ड्राई कोर्स स्किन, हेयर लॉस, ब्रिटल नेल्स, पफी फेस, पेरी ऑर्बिटल एडिमा, कॉन्स्टिपेशन, नॉन पिटिंग एडिमा, मिक्सिडीमा, ब्रेडिकार्डिया, डिलेड रिफ्लेक्सेस, हाइपोफ्लेक्सिया हो जाएगा, मतलब कि हाइपरफ्लेक्सिया हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में होता है। इन चिल्ड्रन क्रेटिनिज्म हो जाएगा, मेंटल ग्रोथ रिटार्डेशन। सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे पास और साइंस क्या होते हैं। सिम्टम्स वो होते हैं कि पेशेंट फील करता है और डॉक्टर को बताता है, फॉर एग्जांपल के डॉक्टर साहब मैं थक गया, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है, ये सिम्टम्स है। साइंस वो होते हैं जो कि जब डॉक्टर ऑब्जर्व करता है और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और ढूंढता है। फॉर एग्जांपल मैं थायराइड ग्लैंड एग्जामिनेशन कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या सिम्टम्स मिल रहे हैं, मुझे कोल्ड इंटॉलरेंस मिल रहा है, मुझे पफी फेस मिल रहा है, मुझे जो है वो स्लो हार्ट रेट मिल रहा है, स्वोलन एंकल्स मिल रही हैं, मिक्सिडीमा वगैरह। तो ये हमारे पास क्या है, साइंस है, ठीक है।
हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में ये मेक्सिडीमा का केस है जो मैंने साइड पिक्चर्स लगाई हैं। पफी फेस, enlarged thyroid, slow heartbeat, arthritis, cold intolerance, depression, dry skin, fatigue, weight gain, infertility, constipation, menstrual disorders, brittle nails। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म के थे। ठीक है। ड्रग्स मैंने आपको पहले बता दिया कि दो कंडीशंस आती होती हैं हमारे पास, हाइपो एंड हाइपर। हाइपो में हम लिवोथायरोक्सिन और लियोथायरोनिन देते हैं। हाइपर में हम थायोमाइड्स, प्रोपाइल थायोयूरासिल, आयोडाइड और बीटा ब्लॉकर्स और रेडियोएक्टिव आयोडीन वगैरह देते हैं। एंटी थायराइड ड्रग्स हैं ये हाइपर थायरॉयडिज्म के केस में।